बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। थाना हाईवे क्षेत्र स्थित गोवर्धन रोड पर कॉलोनी में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से शव की तलाशी ली तो उसकी पहचान शिव शंकर शर्मा निवासी यमुना पार के रूप में हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर थाना यमुना पार स्थित शिव शंकर शर्मा पुत्र गौरी शंकर शर्मा कल घर से किसी काम के लिए निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर घर वालों ने शिव शंकर शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं शनिवार सुबह गोवर्धन रोड स्थित रॉयल कॉलोनी में शिव शंकर का शव मिला। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि शव की पहचान शिव शंकर शर्मा के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सूचना पर घटनास्थल पहुंचे परिवारजनों ने घटना को लेकर जानकारी दी। वहीं युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत को लेकर सही जानकारी मिलेगी। जनपद मथुरा के थाना हाईवे में आज सुबह एक बॉडी जो कि गोवर्धन रोड पे रॉयल लॉयर्स कॉलोनी के एक प्लॉट में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर इस बॉडी की जो पहचान हो गई है, इनका नाम जो है वो शिव शंकर शर्मा सन ऑफ गौरी शंकर शर्मा जो कि थाना जमुना पार के रहने वाले हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से संपर्क हो गया है। घटना तो सर हमें सुबह कॉल गई तो बच्चा आया उनका, हम तो ड्यूटी पे थे, तो बच्चे ने पहचान करी पिताजी की कि हाँ, तो हम लोग आए, हमने बोला हाँ ये हमारे जीजा जी हैं और कल इन्होंने ड्यूटी करी है और ड्यूटी करने के बाद ड्यूटी करने के बाद आए नहीं, वहाँ मिले हैं त्रिवेणी फैक्ट्री। कहाँ मिला इनका शव? कहाँ मिला? त्रिवेणी फैक्ट्री के पीछे। कहाँ कार्यरत थे? ये थे मार्ट में बीएसए ऑफिस में बाबू। अपने 4 वर्षीय कार्यकाल का उत्सव मनाने वाली देश की पहली योगी सरकार के 4 साल में किसान, बेरोजगार युवा, आम आदमी बेहाल है। भ्रष्टाचार, बेईमानी के 4 साल का उत्सव मना रही उत्तर प्रदेश सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम रही है। मुख्यमंत्री के 4 साल के शासनकाल को 2017 में किए गए चुनावी वादे और 4 साल में जनता को जरूरी सुविधाओं को दिलाने में नाकामी के लिए जाना जाएगा। यह बात मथुरा में शनिवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने 2017 में उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दुगनी करने, किसानों की कर्ज माफी और किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने की बात कही थी। 4 साल में उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक ज्यादातर किसान गन्ने की खेती करते हैं। 4 साल में योगी सरकार ने गन्ने के मूल्य में 1 भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं की। दूसरी तरफ गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया चीनी मिलों पर है। यह सरकार गन्ना किसानों के बकाये को दिलाने में नाकाम रही। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में सरकार की नाकामी के चलते किसानों को अपनी फसल बिचौलियों को हाथ बेचने को मजबूर होना पड़ा। कर्ज माफी का वादा करने वाली इस सरकार के राज में कई किसानों को कर्ज के चलते आत्महत्या करनी पड़ी। रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने जितनी भी वैकेंसी अपने 4 साल के कार्यकाल में निकाली, उसकी गलत नीतियों, भर्तियों में भ्रष्टाचार, आरक्षण की प्रक्रिया ठीक ढंग से पूरा न करने आदि के कारण सभी नियुक्तियां या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या फिर उसकी जांच हो रही है। इन नियुक्तियों में एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। दूसरी तरफ सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार 4 साल में खाली पदों को भरने में नाकाम रही और जब इस मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने आंदोलन किया है तो उसे लाठियां खानी पड़ी हैं। बताएं सर, उत्तर प्रदेश सरकार अपने 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मैं समझता हूँ कि अपनी नाकामियों का जश्न मना रहे हैं और जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार अधिकारियों का और नेताओं का बिल्कुल चरम पर है। एकदम ये गठबंधन के तहत जनता को लूट रहे हैं।
अब इन्होंने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, ये बिल्कुल भी रोजगार नहीं दे पाए। जितनी भी इन्होंने नियुक्तियां निकाली वो सबको या तो कोर्ट से स्टे हो गया, ये इतनी खामियां छोड़ देते हैं कि किसी को रोजगार इनके उसमें है ही नहीं, ये तो सबको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊंगा, जब कोरोना महामारी के काल में इन्होंने इतना जमकर भ्रष्टाचार किया, जो 400 रुपये का ऑक्सीमीटर आता था उसकी कीमत इन्होंने 4000 वसूली, और जो सैनिटाइजर थे और जो थर्मामीटर थे उनके इतने दाम दिए गए, मतलब कि इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था उसमें। एक तरफ से जनता की लूट हुई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा दिया, तो मैं कहता हूँ 8 साल की, 10 साल की, 5 साल की बच्चियों तक के बलात्कार हुए, जो ऐसा पहले बहुत कम हुआ था। हाथरस का आप कांड देख लीजिए। पूरी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी सरकार और वो उनके अपराधियों के साथ खड़ी हुई, काफ़ी आंदोलन हुआ, सब कुछ होने के बाद तब फिर बड़ी मुश्किल से उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। इस तरह का इनका ही कारनामा है। तो मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी के कारनामे से, विकास के नाम पर आप देख लीजिए चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में टूटी सड़कें, आपने मथुरा का उदाहरण देख लीजिए, 2 बार ये आप यमुना जी का पुल है, मैं आपको बताता हूँ, हर महीने बाद इसको इस तरह से उखड़ा जाता है कि इसकी सरिया तक बाहर आ जाए। अध्यक्ष जी बताएं, आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो किस संबंध में रखी गई है? उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी सरकार के शासनकाल के 4 साल पूरे हुए हैं और सरकार अपनी नाकामयाबियों को उपलब्धियों में दिखाने का और गिनाने का काम कर रही है। 19 तारीख से इन्होंने एक 5 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि हमने जो 4 साल में किया है पिछले 10 सालों में भी ऐसा नहीं हुआ, जबकि जो स्थितियां हैं वो इसके एकदम विपरीत हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज में बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आय घटी है, महिला सुरक्षा के नाम पर जितने बलात्कार पहले कभी नहीं होते थे उससे कई गुने बलात्कार महिलाओं के साथ होने लगे। खाली बलात्कार ही नहीं हुए, बलात्कार के बाद हत्याएं होने लगी। इसी के साथ साथ जो हमारा किसान वर्ग है उसको कहा गया था कि हम जो है तुम्हारे कर्जे माफ़ करेंगे। किसानों ने आत्महत्याएं की इसी शासन के दौरान। गन्ना के जो किसान हैं उनका आज तक 18,000 करोड़ रुपया मिलों पर पड़ा हुआ है और योगी सरकार ने एक बार भी मिल मालिकों से ये नहीं कहा कि गन्ना किसानों को आप पैसा दे दो। आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, कहीं भी MSP पे कोई खरीद नहीं की गई। जो मुख्य मुद्दे होते हैं किसी सरकार के, जिसमें हम शिक्षा को देखते हैं, जिसमें हम स्वास्थ्य को देखते हैं, जिसमें हम रोजगार को देखते हैं, भाजपा के अपने एजेंडे में ये तीनों मुद्दे गायब हैं। वो जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने का काम कर रही है। अभी अरबों खरबों रुपया ये उत्सव पे खर्च करेंगे। हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास जो इतिहास है वो नाकामयाबियों का इतिहास है। ये हर जगह नाकाम रहा है। काय बात का उत्सव मना रहे हो? तुम्हारे शासनकाल में बलात्कार ज़्यादा हुए, इस बात का उत्सव मना रहे हो? तुम्हारे शासनकाल में बेरोजगारों ने हत्याएं की, अपनी आत्महत्याएं कर ली, किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, इस बात का आप उत्सव मनाएंगे? आप देखिए मथुरा के अंदर जो सड़क गोवर्धन के लिए जाती है, गोवर्धन चौराहे से गोवर्धन के लिए, उसकी आप हालत जाके देख लो। मथुरा में कुंभ लगा और कुंभ के दौरान लोगों को कीचड़ में नहाने के लिए मजबूर कर दिया। ये धार्मिक आस्था के लोग हैं। ये जो गेरुआधारी ढोंगी योगी है, हम ये कहना चाहते हैं कि इनका धर्म से भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कोरोना जैसी महामारी से निजात के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। आज दुनिया के तमाम देशों व भारत के नागरिकों को यह स्वदेशी वैक्सीन कोरोना जैसी घातक महामारी से सुरक्षा दिलाने के लिए प्रयोग की जा रही है। देश की इस उपलब्धि की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। डॉक्टर शर्मा ने योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम करार देते हुए कहा कि इनमें आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ऐसी नींव रखी गई है जिसके बाद अब प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की के नए कीर्तिमान बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, बिजली, सड़क, कृषि सहित कोई भी क्षेत्र आज प्रदेश में बहती विकास की वयार से अछूता नहीं है। ढांचागत विकास के साथ ही नागरिकों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाकर ऐसे युवाओं को तैयार किया जा रहा है जो हर प्रकार से दक्ष हो तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा प्रदेश बताते हुए उन्होंने कहा कि अब यह प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन रहा है।
डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में बनाने में कोई कसर नहीं रखी थी, पर वर्तमान सरकार ने उनके सुनहरे भविष्य के लिए रोजगार की पुख्ता व्यवस्था की है। आज के उत्तर प्रदेश में नौकरी व अवसरों की कोई कमी नहीं है। 4 साल में 4 लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरह से सरकारी नौकरी दी गई है। कोरोना जैसी समय में जब गरीब व श्रमिक सबसे खराब दौर में थे, उस समय इन लोगों को सबसे अधिक रोजगार देकर संभलने का काम भी यूपी सरकार ने किया था। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के जरिए 1.25 करोड़ रोजगार सृजित कर कोरोना के प्रतिकूल असर से लोगों को उबरने में मदद की गई। मनरेगा के तहत 1.10 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया गया। 58,758 महिलाओं को बैंकिंग सखी कॉरस्पोंडेंट बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि आज का यूपी आईटी के क्षेत्र में बेंगलौर जैसे शहरों को टक्कर देने के लिए तैयार है। आने वाले समय में नोएडा में बनने जा रहे डाटा सेंटर में 75 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी प्रकार से स्टार्टअप, डिफेंस कॉरिडोर, ओडीओपी जैसे तमाम क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल बदलाव किया है। और जो धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है और अलग अलग भाषाओं में लिखी गई राम पर रचनाएं हैं, उनका शोध कार्य भी वहाँ पर होगा। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में शोध गंगा पोर्टल, दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ का निर्माण भी किया है और हमें जल्दी ही इस बात का संकेत है कि हमारी जो उत्पादन क्षमता है उत्तर प्रदेश की, उसको बढ़ाने के लिए हम बड़े उद्योगों की तरफ हमने लोगों को आकर्षित किया है। अभी चाइना से तमाम यूनिट निकलकर कोरोना के संक्रमण काल में दूसरे देशों में गई और ज़्यादातर भारतवर्ष में आई हैं और भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश में आई हैं। चमड़ा उद्योग से संबंधित यूनिट भी चाइना से हटके हमारे यहाँ पर आई है। अभी एक मोबाइल का डिस्प्ले बनाने की 5,000 करोड़ रुपए की यूनिट अभी हमारी नोएडा में लगी है, जो चाइना से उठ के उत्तर प्रदेश में आई है। आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना है जो एक मॉडल प्रदेश के रूप में दूसरे प्रदेशों में हमारा सामने आया है। आज उत्तर प्रदेश में जो लिस्टेड माफिया थे 2016 के बाद, जो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाया करते थे, थानों में दल विशेष के कार्यालय लगते थे, इस प्रकार के पुलिस हतोत्साहित की भावना से थी। आज 25 में से 24 माफिया जेल में और आज जो माफिया तंत्र हैं, गुंडा तत्व हैं, उनके लिए कठोरता से हमारे पुलिस को पूरी छूट है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके नियम के अनुसार। इसके लिए आज कई जगहों पर इनका एक समूल, जिसको कहना चाहिए, अंत करने का काम, आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने का काम हमारी पुलिस प्रशासन ने किया है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में पुलिस ने लाखों की नकली करेंसी बरामद कर 2 सातिर नकली नोट बनाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नकली नोट बनाकर बाजार में सप्लाई करने वाले अभियुक्त नकली नोटों को बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा समेत दिल्ली के कई इलाकों में छोटे छोटे दुकानदारों को नकली नोट सप्लाई करते थे। मुखबिर की सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस ने सिकंदराबाद इलाके में नकली नोट की खेप पहुंचाते समय नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा और उनसे करेंसी के साथ साथ प्रिंटिंग मशीन भी बरामद की है। दरअसल बुलंदशहर पुलिस को सूचना मिली थी कि बुलंदशहर में कुछ लोग नकली करेंसी लेकर नोएडा से बुलंदशहर सप्लाई करने आ रहे हैं, जिसके बाद बुलंदशहर पुलिस समेत स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में घेराबंदी शुरू कर दी। सिकंदराबाद पुलिस और टीम की संयुक्त घेराबंदी में सिकंदराबाद के अंदर जाने वाली बाईपास के पास पुलिस ने 2 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए युवक फरमान और उसके साथी फकरू के पास से पुलिस को 1,15,100 की नकली करेंसी तैयार और 2,21,500 की अधुबनी नकली करेंसी के साथ साथ गिरोह के सदस्यों से प्रिंटिंग मशीन
प्रिंटिंग मशीन समेत नोट छापने के लिए उपयोग में आने वाली इंक की बोतल और खाली सीट भी बरामद की। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए युवकों ने बताया है कि यह लोग बुलंदशहर, गाजियाबाद और नोएडा के साथ दिल्ली की सीमापुरी और लोनी सहित अन्य क्षेत्रों में नकली करेंसी की सप्लाई करते थे। नकली करेंसी बनाने वाले गिरोह के सदस्यों के निशाने पर ज्यादातर फल वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, जूस वाले और बिरयानी वाले दुकानदार होते थे। 1 लाख की नकली करेंसी के एवज में 40,000 असली करेंसी लेते थे और उसके बाद ही छोटे दुकानदार भोले भाले लोगों से नकली करेंसी को असली करेंसी के बदले सामान लेते वक्त देते थे। कि बुलंदशहर में पकड़े गए गिरोह के सदस्यों के पास से नकली नोट मिलने के बाद ऐसा लगता है कि यह लोग आगामी होने वाले चुनावों में नकली नोट सप्लाई करने आए हुए थे और इन नकली नोटों से भोली भाली जनता को लुभाकर चुनाव प्रभावित किया जा सकता था। देखिए, जनपद बुलंदशहर की स्वास्थ्य टीम के द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। ये 2 शातिर अपराधी फरमान और फखरू जो मसूरी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 3,36,600 रुपये के नकली नोट, जिसमें 2,000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, ये बरामद किए गए हैं। इनके कब्जे से ही एसपी का कलर्ड प्रिंटर, इंक कटर और 6 सीट प्रारूप, इंक की खाली भरी शीशियाँ, ये सब बरामद हुई हैं। उल्लेखनीय यह है कि इन्होंने केरला में जाकर के इस काम को किसी से सीखा था और जो इनके पास सीट प्रारूप है उसी पर नोट लगा करके कलर प्रिंटर से नोट निकालते हैं। सभी नोटों के नंबर एक जैसे हैं और ये 40% पर इसको बेचते हैं और जैसी कि आशंका है, संभवतः आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये चुनाव में रात के अंधेरों में वितरण के इरादे से मार्केटिंग करने के लिए यहाँ आए हुए थे और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से बरामदगी की गई। सर, किस तरीके से सर इन नोटों को चलाते थे? ये नोट जो है 1 लाख के नोट 40,000 रुपये में किसी ग्राहक को देते थे। अब ग्राहक के लिए था कि वो इसका किस तरह से उपयोग करता है, लेकिन ग्राहक के हाथ में जाने से पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, बरामदगी की गई है। फिलहाल अब तक इस जनपद में इनका कहना है कि इन्होंने किसी और को दिया नहीं था, पहली बार सिकंदराबाद क्षेत्र में आए थे और मकसद इनका यही था कि नोटों की सप्लाई करें। इनका मिसयूज हो सकता था और गांव के गरीब आदमी, और कई बार इनका इस्तेमाल छोटी छोटी जो मार्केट लगती है उसमें जानवरों की खरीद फरोख्त जहाँ होती है वहाँ पे ज़्यादातर लोग करते रहे। सर, नोटों के सरगनाओं तक पुलिस किस प्रकार पहुँची? नहीं, सरगना तो यही है, खुद इसके संचालक हैं और इन्हीं के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार खानपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांगत चलाए गए अवैध कच्ची शराब की रोकथाम में कार्रवाई करते हुए आज अवैध शराब की छापेमारी के दौरान 2 अभियुक्त कुंवरपाल व मोनिस को ग्राम हस्तमोली में गन्ने के खेत से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व अन्य उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया व मौके पर 800 लीटर लाहन को नष्ट किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खानपुर में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को मुख्य न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। अभियुक्त कुंवरपाल एवं मोनिस से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम दोनों होली का खर्च निकालने के लिए अवैध कच्ची शराब निकाल रहे थे। शराब को मजदूरों व स्थानीय ग्रामीणों को बेचकर पैसा कमाते हैं। वहीं खानपुर थाना अध्यक्ष आशीष शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गोवर्धनपुर पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब की भट्टी व 800 लीटर लाहन बरामद हुआ है और अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। आगे भी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी और इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लक्सर से रजनी सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।